हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो अब तक हमने ऑप्टिक्स के जो हैं लगभग 5 लेक्चर देख लिए हैं। अब इन 5 लेक्चर्स पर जो भी थे हमने सेकंड लेक्चर में आप लोगों को प्रॉब्लम्स बताए थे। लगभग मैंने 10 प्रॉब्लम्स के आसपास आप लोगों को बताए थे कि कैसे वहाँ पर कंडीशंस जो थे उन सब के बारे में प्रॉब्लम्स हमने 10 करवा दिए थे। अब जो है आज जो 5 लेक्चर्स हम लोग पढ़े हैं उसमें से एक लेक्चर के तो प्रॉब्लम्स हो गए, तो बच्चे जो 4 लेक्चर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज जो है प्लेन मिरर में जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एक दो टॉपिक जो है बच्चे हैं उनको मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के थ्रू ही समझा दूंगा। तो आज हमारा काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहेगा, तो आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, इनके प्रॉब्लम्स जो होंगे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स जो इसमें हैं कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि वहाँ पर उसका आंसर क्या होगा। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इससे रहेगा कि हाँ जो पढ़े हो अब तक उसके ग्रिप बनता चला जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है हमें वो सब याद रह गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो आज हमारा बस प्रॉब्लम्स हैं, लगभग 20-25 प्रॉब्लम्स होंगे। इन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला प्रॉब्लम है, देखिए सभी लोग, अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, जो हमारा पहला प्रॉब्लम दिया गया है ये क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि इनमें से कौन जो है लाइट का नेचुरल सोर्स नहीं है। तो मैंने बताया था कि जो सोर्स होते हैं, मैं यहाँ पर बताते भी चलूंगा जो हमने पढ़ाया है, बेसिक चीजें लगातार जो आती जाएंगी। तो जो हमने बताया था सोर्स क्या होते हैं, हमने बताया था जिनसे लाइट जो होती है क्या होती है, इमिट होती है। ठीक, जैसे हमारी बॉडी होगी यानी हम लोग हो गए, जो भी हम ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो इस पेन को तुम देखना चाह रहे हो तो ये भी एक लाइट इमिट कर रही है। तो बहुत से जो रहते हैं हमारे पास सोर्सेस होते हैं। तो उन सोर्सेस में हमने तुम लोग को बताया था 2 तरह के सोर्सेस होते हैं। एक जो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, जो स्वतः प्रकाश देते हैं, जिसको हम नेचुरल सोर्स कह सकते हैं, और दूसरा नॉन ल्यूमिनस होते हैं जो किसी की सहायता से चमकते हैं, किसी की सहायता के थ्रू प्रकाश देते हैं, रिफ्लेक्ट करके लाइट को फिर हमारी आंखों पर पहुंचाते हैं। तो अगर हम बात करें नेचुरल, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है नेचुरल सोर्सेस कौन से हैं। तो अगर यहाँ पर देखो कि हमारे जो नेचुरल सोर्सेस हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सा दिख रहा है हमको। पहला देखो सन जो है, ठीक है, खुद से ही चमकता है। और उसमें किस वजह से होता है, उसमें न्यूक्लियर फिजन होता जो उसमें रहता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। मतलब जो हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में संलयित होकर हीलियम बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो इसलिए यहाँ पर जो सन है खुद होता है, यानी कि जो है नेचुरल सोर्स है। दूसरा लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है, ये भी हमारा क्या है, नेचुरल सोर्स में आता है। तीसरा ग्लो आर्मी, यानी कि जुगनू, जो हम लोग रात में देखते हैं, जुगनू जो चमकते हैं, वो भी जो है नेचुरल सोर्स में आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो उसको लाइट प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मून की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मून की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश की मदद से ही चमकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा मून है यानी कि चंद्रमा है वो क्या नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, नहीं। यानी कि हमारा जो मून है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मून हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है, यहाँ पर सॉरी चंद्रमा। यहाँ पर हमारा जो चंद्रमा है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। तो क्लियर हो गया सोर्स किसे कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे 2 तरह के सोर्सेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब हम अगर बात करें तो हमने लाइट के बारे में भी बता दिया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं यानी कि अनुप्रस्थ होती हैं। फिर हमने बताया था कि जो लाइट होता है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है। तो इसका मतलब जितने भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सभी जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करते हैं। अगर हमने कहा था एग्जैक्ट वैल्यू की, तो क्या होता है 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से क्या करते हैं, गति करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया कि निर्वात में प्रकाश की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं पहले इसमें इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कह रहे हैं यह स्थिर है। तो हम चेक करें, हाँ भाई स्थिर तो है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो होती है निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
क्या ये वेवलेंथ पर डिपेंड करती है? नहीं। हमने बोला कि कोई भी वैद्युत चुंबकीय तरंग हो, वो विजुअल भी हो सकती है, परावैंगनी किरणें भी हो सकती हैं, वो अवरक्त किरणें भी हो सकती हैं। इन सब जो रहती हैं, इन सब का जो स्पीड होता है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका मतलब यहां पर जो है ये वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करती, यानी कि उससे स्वतंत्र है। फिर दूसरा क्या है करें, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम अदर ऑप्शंस को भी चेक करें तो कह रहे हैं इट वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के साथ बदलती है, तो हमने देखा नहीं। कह रहे इट वेरीज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि बस प्रकाश जो है ज्यादा मात्रा में आएगा, बस। जैसे हमने कहा कि अब ऐसे इस रूम में जो है हम जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, अभी हम लाइट की इंटेंसिटी को कम कर दें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा डार्कर रूम हो जाएगा हमारा ये। तो बस यहाँ पर यही है। फिर कह रहे हैं इट वेरीज द डायरेक्शन विद डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की दिशा के साथ बदलती रहती है, नहीं। मान लो निर्वात में प्रकाश इस दिशा में चल रही है, मान लो दूसरी प्रकाश किसी स्रोत से, मान लो सन से जो प्रकाश आ रही है इधर चल रही है, मान लो किसी दूसरे जो तारामंडल है उससे प्रकाश आ रही है इधर डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगी, नहीं भाई। कोई भी कैंडल भी अगर जला लो, एक कैंडल जलाओगे उससे जो प्रकाश निकलेगी सभी दिशाओं में जाएगी। अगर वो कैंडल रखा है मान लो एयर में ही रखा है, तो एयर में भी लगभग उसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब कि वो प्रकाश जो दिशा के साथ भी नहीं बदलती। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और हमारा ये भी सही नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। इट इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब यह स्थिर रहती है और ये जो होती है तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र, यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सब मैंने बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन जैसे ही आ रहे हैं उनको पढ़ो और खुद से उनका आंसर देने की कोशिश करो कि हाँ ये क्या होंगे। अगर कोई यहाँ पर डाउट होता है तो कमेंट्स में भी बोल सकते हो कि हाँ ये मुझे चीजें नहीं समझ में आई हैं, ठीक। और खुद में इसका आंसर देने की कोशिश करो कि तीसरे का ये होगा, फोर्थ का ये होगा, फिफ्थ का ये होगा, कमेंट में भी इनका आंसर देने की कोशिश करो। तो अगर हम थर्ड पर आते हैं, थर्ड में क्या कह रहे हैं, द लाइट रेज, ठीक। यहां पर देखो कह रहे हैं कि द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम एन स्टैंडर्ड प्लेन मिरर, द इमेज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर आर। मतलब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहां पर जो एक लाइट रेज है किसी बस से जाती है, मिरर से आती है, फिर हमारी आंखों में पड़ रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तुम मुझे देख रहे हो, एक तरह से ऐसा समझ सकते हो, मिरर में अपना चेहरा देख रहे हो। तो मिरर में जब तुम अपना चेहरा देखते हो तो जो इमेज रहती है वो कैसी बनती है। अगर हमने प्लेन मिरर लिया है, देखो जैसे प्लेन मिरर हमने ले लिया और यहाँ पर ये कोई व्यक्ति है अपना चेहरा देख रहा है, तो ये जो होगा इमेज इसका जो होगा अपोजिट बनेगा, यानी कि क्या होता है, उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड सा दिखता है, उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड सा दिखता है, ठीक। अगर वहां पर वो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इस पेन को ऐसे रख दूं तो इमेज में क्या होगा, ये जस्ट इससे अपोजिट सा दिखेगा, ठीक। अगर हमने पेन को ऐसे रखा हुआ है लेटरल, इसको लेटरल बोलते हैं, तो अगर इसका क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर से लेटरल हिस्सा रखा है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि पलट जाएगा। तो इसका मतलब इमेज कैसा बनता है, मैंने बताया था वर्चुअल होता है, आभासी। फिर क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा। वर्चुअल मतलब क्या, आभासी होता है प्रतिबिंब। फिर क्या होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक। और यहां पर जो होता है लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड मतलब पार्श्वीय रूप से जो रहेगा पार्श्व उल्टा। मैंने बोला कि जैसे अगर तुम इस अपना हाथ ऐसे बढ़ाओगे तो इमेज में तुम्हारा हाथ कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि ये जो हैंड रहेगा ये हमें उस साइड से दिखेगा, इस साइड से, यानी कि यहाँ पर जो लेटरल इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या रियल होता है, नहीं ये गलत है। क्या इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है। कह रहे हैं लार्जर इन साइज, नहीं, वस्तु के आकार के बराबर होता है, सेम साइज होता है, सेम साइज। जो साइज होता है वो सेम साइज का होता है, बड़ा या छोटा नहीं होता। पता चले कि दर्पण में देख रहे हो अपना चेहरा और तुम्हारा चेहरा छोटा दिखने लगे, इतना बड़ा नहीं, तो वो इसका मतलब समतल दर्पण नहीं है। फिर डी कह रहे हैं लैटरली इन्वर्टेड होता है, हाँ ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी एंड डी। तो यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, केवल बी और डी ओनली, यानी कि ये इरेक्ट भी होता है, लैटरली इन्वर्टेड भी होता है, यानी कि पार्श्वता उल्टा भी होता है। समझ में आ गया, वास्तविक नहीं होता। और कह रहे हैं जो लार्जर इन साइज होता है वो भी नहीं होता, तो यानी कि बी एंड डी हमारा सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को यहां से पढ़ो। कह रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मिड वे बिटवीन टू प्लेन मिरर्स डिस्टेंस ए अपार्ट,
मतलब कि दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं, वहां पर एक वस्तु को रखा जाता है उनके बीच में मिडवे में, यानी कि उनके एकदम बीचों बीच में, मतलब पहले से a/2 दूसरे से भी a/2 डिस्टेंस पर। फिर कह रहे हैं कि द प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस, और मैंने बताया भी था कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो अगर वहां पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। ऐसा तुम देख सकते हो जब सैलून में जाते हो तो आगे भी इमेज रहता है, पीछे भी इमेज, अगर देखो तो एक सीरीज में कई सारे प्रतिबिंब बनते चले जाते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि डिस्टेंस निकालना है nth ऑर्डर इमेज। ध्यान से देखो, nth ऑर्डर इमेज यानी कि nवां कोटि का, यानी कि जो nवां है, nवें क्रम के प्रतिबिंबों के बीच की दूरी बतानी है। अब यहां पर बात करते हैं कि nth ऑर्डर का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि nth ऑर्डर का मीनिंग क्या है। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास दो रखे हुए हैं, सपोज कर लो एक हमारे पास ये है मिरर, मान लो दूसरा हमारे पास उसी के समानांतर ये दूसरा मिरर है। ठीक, समांतर ये दूसरा मिरर है। अब यहां पर जो है इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है हमें, वो कितनी है? इन दोनों के बीच की जो दूरी हमारी a है, और कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जो इनके बीचों बीच में रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है जो बीचों बीच में, मतलब यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? a/2, और इस दर्पण से इसकी जो दूरी हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी? a/2। ये मान लो हमारा M1 मिरर है, पहला मिरर, और मान लेते हैं ये हमारा M2 मिरर है, दूसरा मिरर। ठीक, अब देखो nth ऑर्डर होता क्या है। तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर, तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शंस के थ्रू जो इमेजेस बनते हैं दोनों के लिए, पहले वाले मिरर से जो पहला प्रतिबिंब बना, फिर जो दूसरे वाले मिरर के सहायता से जो उसका प्रतिबिंब बना उस वस्तु का, पहले वाले मिरर से जो एक इमेज बना तो दूसरे वाले भी मिरर से एक और इमेज बना। तो ये जो दोनों इमेज बने मिरर से अलग अलग, यानी कि पहले परावर्तन के पश्चात, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इमेज। तो दो इमेज बनेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जब होगा, जब दूसरे वाला बनेगा तो वहां पर बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर इमेज। फिर जब तीसरा बनेगा तो थर्ड ऑर्डर इमेज। जैसे ये मैंने कहा वस्तु O है। ठीक, अब मान लो इस वस्तु O का जो प्रतिबिंब बन रहा है यहां से a/2 है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु दर्पण से जितनी दूर होता है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है उस दर्पण से। तो अगर हम M1 से देखें तो ये a/2 डिस्टेंस पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब भी बनेगा वो a/2 ही डिस्टेंस पर बनेगा, लगभग कुछ यहां से कह सकते हो। ठीक, तो मान लेते हैं ये जो हमारा बना ये I1 बना पहले के कारण। अब अगर हम दूसरा देखते हैं, इस वाले दर्पण M2 के कारण सेम इतने ही डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब यहां पर भी उतने ही डिस्टेंस पर आते हैं, सेम उसी पर यहां पर बनेगा हमारा इमेज। मान लो ये I2 बना। ठीक, तो सेम उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये हमारा I1, यहां से भी ये भी a/2 है और यहां से ये भी a/2 है। तो अगर हम इन दो इमेजेस के बीच की दूरी को देखते हैं कितना आएगा, तो देखो a/2 a/2 a/2, ये पूरा a है, यहां से a/2 और a/2 ऐड हो जाएगा, तो ये ओवरऑल जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2a आ रहा है। कितना आ रहा है? 2a आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इमेज, यानी कि पहले प्रतिबिंब के कारण जो पहले परावर्तन के पश्चात उसका जो इमेज बना, फिर दूसरे प्रतिबिंब के कारण सेम वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, तो इन दोनों को जो इमेज बने यानी I1 और I2, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इमेज, यानी प्रथम क्रम का प्रतिबिंब। अब जब ये जो वस्तु रहेगा I1, अब ये कितना दूरी पर है? ये किसका प्रतिबिंब है? M1 का प्रतिबिंब है। तो ये जो प्रतिबिंब M1 का I1 बना, इस दूसरे वाले के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। इस दूसरे के लिए कैसा कार्य करेगा? वस्तु की तरह कार्य करेगा। और इससे कितनी दूरी पर है? ये देखो, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a/2 है, तो कितनी दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक की? यहां से अगर हम यहां तक की डिस्टेंस देखते हैं तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 3a/2 हो जाएगी, 3a/2। अब ये इसके लिए कैसा काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। तो ये जो है I1 कितनी दूरी पर रखा है? 3a/2 दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 3a/2 समथिंग, इतने ही डिस्टेंस पर यहां पर ये प्रतिबिंब कुछ बन जाएगा। 3a/2 डिस्टेंस पर ये प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा? I1। तो I1 प्राइम लिख दे रहा हूं मैं इसको, कि I1 का जो प्रतिबिंब बना वो I1 क्या बना? प्राइम। अब फिर वही I2 किसका था? इस वाले का था, M2 का, तो ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। अभी अगर इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तो ये भी उससे कितनी दूरी पर है? 3a/2 दूरी पर है। ध्यान से देखो, ये जो है
इस वाले से कितनी दूरी पर है, 3a/2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो अगर ये 3a/2 पर है तो यहाँ पर भी, अब इसका जो इमेज यहाँ पर भी बनेगा कितना डिस्टेंस पर बनेगा, 3a/2 पर ही बनेगा, कुछ 3a/2 पर। और उस इमेज को हम क्या कहेंगे, मान लो यहाँ पर वो जो रहेगा हमारा, मान लो ये I2 प्राइम बना। तो अब ये दो प्रतिबिंब फिर बन गए, दूसरा बना, नहीं पहले वाले का दूसरे के लिए वस्तु का काम किया, जो दूसरा प्रतिबिंब था वो पहले वाले अगले वाले के लिए वस्तु का कार्य किया। तो ये जो बना इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर इमेज। अब ये सेकेंड ऑर्डर इमेज बना, तो यहाँ पर अगर देखो तो ये 3a/2 3a/2, अब ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 3a/2 है, ये 3a/2 है और ये a है। तो अगर हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखें, ये पूरा डिस्टेंस देख लें तो कितना हो जाएगा हमारा, 3a/2 प्लस a और प्लस 3a/2, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 1.5 है, 1.5 है, 3 है और ये 4a हो जाएगा, 4a। तो यहां से ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर इमेज बना, मतलब प्रथम क्रम का जो प्रतिबिंब बना, फर्स्ट ऑर्डर इमेज, और ये कौन सा बना हमारा, सेकेंड ऑर्डर इमेज, दूसरे क्रम का प्रतिबिंब। मैं हिंदी में बोलता जा रहा हूं, सेकेंड ऑर्डर इमेज। तो ये हमारा प्रथम क्रम है, प्रथम क्रम, और ये हमारा द्वितीय क्रम है, यानी कि दूसरा, द्वितीय क्रम। तो जो प्रथम क्रम का जो हमारा प्रतिबिंब बना वो कितना डिस्टेंस पर है, दोनों के बीच की दूरी 2a। जो द्वितीय क्रम का हमारा बना वो कितनी दूरी पर है, वो हमारा है 4a, यानी कि पहला वाला 2 टाइम्स है उनके बीच की दूरी का, दूसरा वाला जो हमारा है वो भी कितना ही है, वो भी हमारा 2 टाइम्स ही है 2a का। मतलब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो कुछ इस तरह से है कि जो फर्स्ट हमारा बना है, फर्स्ट ऑर्डर, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर बना है वो क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट ऑर्डर है वो 2 टाइम्स ऑफ a है। जो हमारा सेकेंड ऑर्डर है, बहुत ध्यान से समझना, वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 2a है। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ a है, सेकेंड ऑर्डर 2 टाइम्स ऑफ 2a है। अगर इसी तरह से थर्ड ऑर्डर की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ 3a हो जाएगा। अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर की, जो थर्ड ऑर्डर का हमारा इमेज बनेगा, थर्ड ऑर्डर का, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3a। तो खुद से भी निकाल सकते हो इसको कि हाँ क्या होगा, फिर वही होगा, ये इसके लिए वस्तु का काम, ये उसके लिए वस्तु का काम करेगा, और निकाल लेना, चाहे तो ट्राई कर लेना तो आएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, nth ऑर्डर, nth ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ na। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 2na। जो nth ऑर्डर आया, यानी कि दो, जो हमारा क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन में हमारा था कि दोनों दर्पणों में बनने वाले nवें क्रम के प्रतिबिंबों के बीच की दूरी है। तो nवें क्रम के प्रतिबिंबों के बीच की दूरी कितनी आई हमारी, 2na। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, 2na। तो nवें क्रम के जो प्रतिबिंब की दूरी आई वो 2na। तो क्लियर हो गया कि पहला क्रम क्या होता है, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, इसी तरह से nवां क्रम जो होगा तो हम इसके बीच की जो दूरी निकालेंगे वो 2na हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने समझाया कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है, ठीक, वर्चुअल होता है यानी आभासी होता है, और फिर हमने क्या बताया कि जो इमेज बनेगा यहां पर वो कैसा रहेगा आपका, वो लैटरली इन्वर्टेड रहेगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा, कुछ इस तरह से हमारा लैटरली इन्वर्टेड रहेगा। जैसे एग्जांपल ग्रुप में अगर हम देखें, जैसे हमने कहा ये वस्तु रखी जाती है यहाँ पर, अगर एक वस्तु ए बी रखी गई इस तरह से, इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ए का इमेज यहाँ कुछ बन जाएगा और बी यहाँ बन जाएगा, तो कुछ इस तरह से इन्वर्ट हो गया कि नहीं, यहाँ पर इमेज क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया है, वर्चुअली एंड डायरेक्ट, आभासी और सीधा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड ये भी नहीं होगा, दो दो सेम हो गए हैं, ठीक है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड क्या होगा, नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
आभासी और सीधा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर यहां आते हैं। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज। तो हमने बता दिया था कि हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा क्या निकाल लेते हैं, 360 बाई थीटा, यानी n की वैल्यू हम निकालते हैं यहां से 360 अपान थीटा, ये निकाल लेते हैं। अब अगर हमारा n इवन हुआ, n क्या हो जाए, इवन, अगर हमारा n जो है वो इवन हो जाता है तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो इमेजेस हो जाएंगे वो 360 बाई थीटा, एक सिंपल सा कह सकते हैं n-1 हो जाएगा। अगर यहां पर हम बात करते हैं हमारा ऑड है, तब क्या हो जाएगा, अगर n क्या है, ऑड है, तो हमने बताया था कि अगर बाइसेक्टर पर होगा, बाइसेक्टर एंगल पर अगर ऑब्जेक्ट रखी होगी तो क्या हो जाएगा हमारा इमेज, n-1 आ जाएगा। अगर यानी हमारा ऑड है और नॉट बाइसेक्टर, यानी कि उस बाइसेक्टर पर नहीं है, उसके कहीं अगल बगल रखा गया है, तो इमेज कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर n जो है फ्रैक्शन आ जाता है, कोई फ्रैक्शन नंबर आ गया, जैसे मैंने कहा था 4 मान लो 8 आ गया, तो जो पहला इंटीजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाते हैं। तो मैंने इसको पिछले लेक्चर में, शायद थर्ड लेक्चर में मैंने इसे समझा दिया था कि ये कैसे इमेजेस हम निकालते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करते, कह रहे द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो कह रहे हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है एक दूसरे पर कितने डिग्री पर रखे गए हैं, 45 डिग्री पर रखे गए हैं। यहां पर अगर हम दो मिरर बना लें और उनको जो है एक दूसरे से कितने डिग्री पर रख देते हैं, 45 डिग्री पर रख देते हैं, तो कह रहे हैं कितने इमेजेस बनेंगे, द नंबर ऑफ इमेजेस। यहाँ पर सिंपल सा है, n की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, 360 अपान 45, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5, 9 से डिवाइड करो, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 36 और 5 × 8 = 40, यानी कि 8 आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 8 आया है, लेकिन हमारे पास ये इवन नंबर है, तो जब इवन आ जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस एक कम हो जाएंगे। मैंने रीजन भी बताया था कि क्यों कम होता है, क्योंकि जो एक इमेज बनता है दूसरे के कारण वो ओवरलैप कर जाता है, मतलब उसी पॉइंट पर आ जाता है, इसलिए बनेंगे तो 8 ही, लेकिन हमें दिखाई एक्चुअल में कितना देगा, 8-1, कितना, 7 इमेजेस हमें दिखाई देंगे। क्लियर हो गया, तो हमें 7 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और लगाना है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 मिरर्स आर पुट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या क्या है, फिर वही करो, सिंपल सा, n = 360 बाई थीटा, यानी 60 डिवाइड कर दो 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 - 1 कितना आ जाएगा हमारा, 5। अगला क्वेश्चन आते हैं, फिर से यही है, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस 120 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो कितने 120 डिग्री पर रखा हुआ है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, कह रहे द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स, दो मिरर जो हैं एक दूसरे से कितने यहां पर डिग्री पर रख दिए गए हैं, कह रहे हैं 120 डिग्री पर रखे हैं, लेकिन कैसे रखे हैं, असिमेट्रिकली टू ईच अदर, सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिकली टू ईच अदर है। ठीक, यानी कि यहां पर अगर हम बात करते हैं, दो मिरर हमारे पास जो हैं कुछ 120 डिग्री पर हैं, ये ठीक, ये हमारे पास दो मिरर हैं जो कितने डिग्री पर हैं एक दूसरे से, 120 डिग्री पर रखे हुए हैं। अब अगर ये दो इमेज जो हमारे पास है वो 120 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कितने बनेंगे, तो यहाँ पर जो इनका अगर हम बाइसेक्टिंग करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं ऐसे, तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है, असिमेट्रिकल है, कहीं यहाँ कहीं रखा हुआ है, ऐसे समझकर चलो, वो बीच में नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है रखा है असिमेट्रिकली रखा गया है। तो फिर यहाँ पर अगर वो बाइसेक्टर पर नहीं है तो ऑड वाला वही केस बना, n = क्या करेंगे, 360 बाई थीटा, यानी 120, 12 × 36, 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 3 आ गई हमारी। अब यहां पर वही है
कि अगर ये बाइसेक्टर पर होता यानी सिमेट्रिकल रखा होता, सिमेट्रिकल का मतलब ये कि जस्ट जो कोण का अर्धक है 60-60 उसी पर, ये कोण के अर्धक पर यहां कहीं वस्तु रख दे जाते मान लो ये, लेकिन यहां पर न रखकर वस्तु को यहां प्लेस किया गया इस पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो इसका मतलब यहां एसिमेट्रिकल रखा गया है, तो इसलिए n की वैल्यू 3 आई। अगर ये मान लो सिमेट्रिकल होता तो 3 में से 1 घट जाता, कितने इमेजेस बनते 2, तो यहां पर लेकिन सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी है, 3 रहेगा। ठीक, अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम इन इट्स इमेज इन अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण में निम्नलिखित में से किसका प्रतिबिंब समान होगा, यानी कि जो समतल दर्पण है कह रहे हैं उसमें से इसमें से किसका प्रतिबिंब समान होगा। तो अब बताओ, जैसे मैंने तुमको बताया था बेसिक रूल की बनाना कैसे रहेगा, जैसे हमने कहा था एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लूँ, जैसे हमने कहा मान लो क्यू लेते हैं, क्या लेते हैं क्यू, ये हमारा नंबर है और हमने ये क्यू ले लिया। ठीक, अब कह रहे हैं इसका इमेज बनाओ, तो देखो कैसे बनाओगे, मैंने बोला था कि वस्तु जो होगा यानी कि जो प्रतिबिंब हमारा रहेगा, जितनी दूरी वस्तु की प्रतिबिंब से है उतनी ही दूरी यहां पर उसकी भी होगी। तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट, इस पॉइंट को लेते हैं सर्कल, तो सर्कल मान लो सर्कल ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बनेगा मान लो। अब लेकिन इस पॉइंट को देखो, यहां से ये यहां पर है, ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, कुछ इतनी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये पॉइंट और एक पॉइंट ये ले लो, ऐसे इन दो पॉइंट को देख लो, तो ये जो पॉइंट है इतने डिस्टेंस पर है, कुछ मान लो ये x डिस्टेंस पर है, सपोज कर लो। इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वो भी इससे कितनी दूरी पर रहेगा, x डिस्टेंस पर रहेगा, मान लो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ये मान लो y, इससे कम ही है, तो ये भी यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर y होगा, यानी कि यहाँ कहीं। तो अगर इमेज देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, यानी कि जो Q का ये हिस्सा ऐसा था वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो मुझे बताओ Q का जो प्रतिबिंब है क्या वो सेम है, नहीं, अगर O होता तो सेम रहता, लेकिन यहाँ पर जो Q है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही पूछे गए कि MQB, अगर हम देखें B का इमेज, अगर हम B का इमेज देखते हैं कैसा बनेगा, जैसे मान लो हमारे पास B है, ऐसे कुछ ये लाइन है, कुछ दूरी पर रहेगी, हमने कहा ठीक है ये भी ऐसे रहेगा, लेकिन जो ये हिस्सा ध्यान से देखो, ये इससे कुछ दूरी पर, तो कुछ यहाँ आ जाएगा, यानी कुछ इस तरह से ये बनेगा। ठीक, कुछ इस तरह से बनेगा, उतना थोड़ा सा सीधा कर लेना, कुछ इस तरह से ये इमेज बनेगा। तो बताओ MQB क्या सेम रहेगा, नहीं रहेगा वो, क्योंकि B का इमेज उल्टा हो जाएगा, Q का भी उल्टा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं J के L में, तो L में भी याद करो हमने बताया था L कुछ जो है इस तरह से हो जाएगा, उसका इमेज वो भी नहीं सही रहेगा। अब बात करते हैं XYZ, तो यहाँ पर भी हम जानते हैं जो जड़ है कुछ इस तरह से है, अगर इमेज बनाएंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह से है, चेंज हो जाएगा यहाँ पर इसका भी। तो बना लोगे इन सबको तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, बचा क्या OHA। अब ध्यान से देखो, अगर H को बनाओ इसका इमेज, देखो ये लाइन यहाँ से इतनी दूरी पर, सेम उतनी दूरी पर, ये इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर है तो सेम इतनी दूरी पर एक लाइन, दूसरा यहाँ से ये इतना डिस्टेंस है तो यहाँ पर वो भी इतना ही डिस्टेंस हो जाएगा, ये लाइन ऐसे है तो ये भी ऐसे हो जाएगी। तो कोई H में चेंज नहीं, O में चेंज नहीं, उसी तरह से A में चेंज नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा OHA है वो क्या रहेगा, समतल में उसका प्रतिबिंब समान होगा, उसके प्रतिबिंब में कोई चेंजेज नहीं आएंगे। तो एक प्रैक्टिस कर सकते हो A से लेकर Z तक कि कैसे कैसे हमारे इमेजेस बनेंगे। हम यहाँ पर उन इमेजेस को देखेंगे कैसे बनेंगे, और यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे इमेजेस जो होंगे, जो हमारा MQB था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये सारे नहीं होंगे, हमारा सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, OHA। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। फिर यहां पर कह रहे द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 40 डिग्री टू ईच अदर। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास दो इमेजेस हैं और जो ये दोनों इमेजेस हैं, मतलब सॉरी दो मिरर हैं, तो दोनों मिरर जो है एक दूसरे से 40 डिग्री पर रखे हुए हैं। कितने डिग्री पर, 40 डिग्री पर रखे हुए हैं, 40 डिग्री पर। अब कह रहे हैं कि कितने इमेजेस बनेंगे कोई ऑब्जेक्ट का जो कि इनके एंगल के बाइसेक्टर पर है। अगर हम इसके इनके एंगल का बाइसेक्टर करें, देखो इसका एंगल जो है कितना है हमारा 40 है, बाइसेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ये बाइसेक्टर। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ रखा है, बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये 20 डिग्री और ये भी कितना
20 डिग्री। तो अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर रखा है तो पहले हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि हमारा यन क्या आ रहा है। तो अगर हम यहाँ यन निकालें तो क्या हो जाएगा, यन 360 अपान थीटा। तो थीटा कितना है 40, तो 360 अपान 40, ये कैंसिल, यहाँ से 9 आ गया, यानी की वैल्यू कितनी आ गई 9। और ये ऑड है, ये कैसा नंबर है, ऑड। तो नंबर ऑफ जो इमेज हो जाएगा, चूंकि ये बाइसेक्टर पर रखा है तो एक कम होगा, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे n-1, मतलब 9 - 1 इज इक्वल टू कितना 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं। तो हमने तुम लोग को समझा दिया था कि अगर रे मूव करती है तो कैसे होता है, हमने इसके कल प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे कि अगर हमारा कोई रे मूव कर रहा है तो यहाँ पर कैसा होगा, अगर मिरर को मूव कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री घूम जाएगा, हम इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आते हैं, अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन पर देखें तो कह रहे हैं इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 40 डिग्री इन क्लॉकवाइज। ध्यान से देखना डायरेक्शन क्या दिया गया है, क्लॉकवाइज। मतलब अगर हमारा रिफ्लेक्टेड, अगर हम एक बना लें सिंपल सा इस तरह से कुछ, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और यहां से हमारा ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है 40 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया है, यानी कि अगर हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है, यदि परावर्तित जो किरण है उसको जो हम है दक्षिणावर्त वो जो है घूम चुका है, कितने डिग्री पर, 40 डिग्री के कोण पर वो दक्षिणावर्त घुमाया जा चुका है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अगर ये घुमा तो दर्पण कितना घुमाया गया होगा, यानी कि दर्पण कितना घूमेगा, कि अगर हमने इसको घुमाया और ये 40 डिग्री मूव कर गया, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब किधर, इधर, तो इस डायरेक्शन में मूव किया है, यानी कि रे इस कुछ डायरेक्शन में 40 डिग्री जो है मूव कर गया। तो कह रहे हैं कि जो हमारा दर्पण होगा वो कितना डिग्री घुमाया गया होगा। तो मुझे बताओ, मैंने बताया था कि अगर जो दर्पण होगा जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव करेगी। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्टेड जो यानी कि मिरर होगा हमारा, वो भी कहां घुमाया जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाया जाएगा, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाया जाए, या हिंदी में क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं वामावर्त। यहां पर दक्षिणावर्त तो क्लियर है, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब आते हैं सी और डी पर, दक्षिणावर्त दोनों हैं, ठीक है, लेकिन कितने डिग्री। तो हमने बताया था कि अगर दर्पण को हम थीटा डिग्री घुमाते हैं, यानी कि जो मिरर होगा, अगर हम मिरर को कितने डिग्री मूव करते हैं, थीटा डिग्री पर रोटेट करते हैं, मिरर अगर हमारा थीटा डिग्री रोटेट किया जाता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो कितने डिग्री घूम जाता है, 2 थीटा डिग्री घूम जाता है। क्लियर। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा कितना डिग्री घूम जाएगा, 2 थीटा डिग्री रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब अगर रिफ्लेक्टेड 40 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है तो मिरर कितना घुमाया गया होगा, 20 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी, 20 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर यहीं पर इंसिडेंट रे घुमाया जाता तो जस्ट उसके अपोजिट उतना ही घूमता। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स एन स्टेशनरी प्लेन मिरर। जो कल का लेक्चर है अगर नहीं देखे हो तो देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स उसी पर ही बेस्ड हैं। अब यहाँ पर स्पीड के बारे में है, तो अगर कल का लेक्चर नहीं देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना प्लेन मिरर में। और ये सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स एन स्टेशनरी प्लेन मिरर विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट वेलोसिटी। इन लेफ्ट कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से, कितने, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में। तो बनाते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, हमने मिरर बना लिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है ओ, ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो गिवन है वेक्टर वी ओ, वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम लेफ्ट ही रखते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर चलें तो क्या हो जाएगा, ये 2i का, अगर इस डायरेक्शन को ऐसे मान लेते हैं, ये x है और ये क्या है, y है, इस डायरेक्शन में j का f होगा और इस डायरेक्शन में i का। तो यहाँ पर कहीं इमेज होगी, हम जानते हैं इमेज इस डायरेक्शन में आएगी vi, ठीक, और वो कितना रहेगा हमारा, भाई सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया था कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी
वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के निगेटिव होगी। कब? जब वस्तु कैसा मूव करेगा? लंबवत। जब वस्तु कैसा गति करेगा? लंबवत। यहां पर देखो लिखा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स एन स्टेशनरी प्लेन मिरर, मिरर के उसी की दिशा में मूव कर रहा है, यानी कि लंबवत है। अगर हम कहते हैं पैरेलल, तो पैरेलल में कुछ नहीं होता यहां पर, लेकिन लंबवत है तो उस डायरेक्शन में। तो जो हमारा अगर वस्तु है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो हमारा इमेज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं इमेज की, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा रहेगा वेक्टर वी आई जो हो जाएगा वो माइनस वेक्टर वी नॉट के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि जस्ट उसके अपोजिट मूव करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? कह रहे वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के सापेक्ष हमें प्रतिबिंब की चाल बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। हमें क्या बतानी है? वस्तु के सापेक्ष हमें बतानी है किसकी चाल? प्रतिबिंब की चाल बतानी है। तो हमने बताया था, याद करो, कि किसी के सापेक्ष, यानी कि मान लो हमारे पास दो वस्तु है, वेक्टर वी ए और बी है। तो अगर मान लो हमें वी ए बी लिखता है, तो इसका मतलब क्या है? ए की चाल बतानी है। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। तो हमें यहां पर क्या बताना है? ए की चाल बी के सापेक्ष, उसी को बोलते हैं वी ए बी। और उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जब काइनेमेटिक्स रहेगा उसमें भी ये रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कई बार एग्जाम में आते हैं कि के सापेक्ष दूसरे की गति बताओ, तो वेक्टर वी ए माइनस क्या हो जाएगा? वेक्टर वी वी। बहुत से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं कि मान लो पानी इधर चल, पानी का बहाव है, नाव चला रहा है, तो पानी के सापेक्ष नाव की चाल कितनी होगी, या कितना समय लगेगा उसको पार करने में। तो बहुत से क्वेश्चन सापेक्ष गति से आते थे, जैसे इसमें भी एक क्वेश्चन है। तो ए वी का मतलब क्या हुआ? ए की चाल या ए का वेग किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। तो हमसे वेग ना पूछकर सिर्फ हमसे पूछे क्या? यहां पर पूछे वेलोसिटी, चाल नहीं होगा, ये वेग लिख लेना। इसको हम बोलेंगे क्या? वेग। क्योंकि यहां दिशा भी है, अगर दिशा ना होता तो हम उसको क्या कह देते? चाल कह देते। ठीक, तो किसके सापेक्ष? हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। किसके सापेक्ष? ऑब्जेक्ट के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर वी आई माइनस वेक्टर वी ओ। ठीक, वेक्टर वी आई माइनस वेक्टर वी ओ। अब अगर यहां से वी आई कितना है हमारा, तो वी आई अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2i कैप हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो वी आई हमारा हो जाएगा माइनस का 2i कैप, और यहां से ये भी माइनस का, इधर 2i कैप, माइनस साइन ऑलरेडी लगा है, तो माइनस का 4i कैप। तो माइनस साइन हमें क्या बता रहा है? मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन हमको बता रहा है कि अपोजिट चल रही है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है बाईं ओर, तो ये किधर जा रही है? दाईं ओर की ओर जा रही है। तो यहां पर ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड प्लेन में विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में, लेफ्ट में। तो ये किधर जा रही है हमारी? राइट में। ठीक, इधर से आ रहा था लेफ्ट साइड से, तो इधर किधर जा रही है? राइट साइड से। यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स क्या हो जाएगा हमारा? राइट, दाईं ओर। और कितने चाल से? 4 मीटर पर सेकेंड से। वो लेफ्ट से आ रही थी, तो ये किधर जाएगा? राइट की ओर जा रहा है, राइट से जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, अगर ये तुम ऐसा कह लो कि जैसे मान लो कह दो कि ये, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स एन स्टेशनरी प्लेन मिरर विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट। ठीक, टुवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर, यहाँ पर इस तरफ से मूव कर रहा है लेफ्ट। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड बोल रहे हैं और ये राइट साइड, तो अगर यहाँ पर देखें तो एक तरह से ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो ये ना होकर लेफ्ट साइड। ठीक, बाईं ओर 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की ओर। भाई ये राइट की ओर होगा, ये लेफ्ट की ओर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन मिरर विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट। ठीक, तो यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट रहेगा। क्लियर हुई बात? ये लेफ्ट साइड है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो दिया गया लेफ्ट साइड है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं लेफ्ट से आ रहा है, लेकिन लेफ्ट से तो आ रहा है, लेकिन जा किधर रहा है? राइट की ओर जा रहा है। और यहाँ से ये राइट से आ रहा है, लेकिन जा किधर रहा है? लेफ्ट की ओर। तो इसीलिए हमने लिख दिया टुवर्ड्स 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स यहाँ पर लेफ्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर उल्टा रहेगा तो यहाँ पर उस तो चेंज कर सकते हो तुम, ठीक, डायरेक्शन को। अगर भाई इसको तुमने मान लिया कि ये किधर जा रहा है? ये राइट साइड है, तो राइट से जा रहा है, तो टुवर्ड्स राइट, राइट इधर रहेगा हमारा। तो अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ के लिए अगर हम बात करते हैं, तो अगर तुमने इसको लेफ्ट ले लिया है ये, तो इसको तुम क्या लोगे? राइट, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया है, तो इसको राइट मान लेंगे। तो 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। अगर तुम उसको राइट मानते तो इसे लेफ्ट मान लेना, वो बेसिक सी चीज रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर हो गया हम कैसे निकालते हैं VIO, इतना 4 मीटर पर सेकेंड। आगे आते हैं,
कह रहे हैं टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट, वन शुड है, ये इसको शुड रखना, वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ, कितने इमेजेस फाइंड आउट करने, 3। नंबर ऑफ इमेजेस कितने हमें चाहिए, हमें नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए 3। तो बताओ अगर हम यहाँ पर इसको निकालते हैं, अगर हम एंगल को चेक करें भाई 360/60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, नहीं हो पाएगा, 6 - 1 5 ही इमेज बनेंगे। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 360/90 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 120 कितना 120, तो अगर हम यहाँ से 360/120 करते हैं कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, लेकिन अब बचा है क्या 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो कह रहे हैं एक ही वस्तु की 3 छवियां प्राप्त करने के लिए किसी के पास कोण पर 2 समतल होने चाहिए, मतलब वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ, कितने डिग्री पर हमें रखना होगा कि हमें 3 इमेज मिले। तो हम देखो 120 पर भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, 90 पर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखो 90 पर रखने पर हमें इमेज कितने प्राप्त होंगे 4, हमें इमेजेस जो मिलेंगे वो 4 ही मिलेंगे, लेकिन दिखाई कितने देंगे 3, क्योंकि 2 इमेज एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर 120 पर रखेंगे तो हमें एग्जैक्ट कितने इमेजेस प्राप्त होंगे 3 ही इमेजेस प्राप्त होंगे, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में करेंगे कि वस्तु की 3 छवियां टू गेट 3 इमेजेस ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 90 नहीं होगा, यहां पर हमारा क्या रहेगा 120, क्योंकि हमें 90 पर तो 4 मिलेंगे प्रतिबिंब, दिखाई भले हमें क्या देता है 3, क्यों दिखाई देता है 3, क्योंकि 2 इमेज जो है एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब एक का जो इमेज रहेगा दूसरे के लिए भी सेम इमेज बन जाता है, इसलिए हमें वहां पर दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कितने इमेजेस बनेंगे तो ये 3, लेकिन अगर कहा गया अभी इस तरह के क्वेश्चन में रखा है कि दिखाई कितने देंगे बनेंगे कितने एक्चुअली में, यहाँ पर अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, a plane mirror approaching you at a speed of 10 centimeter per second, you can see your image in it, at what speed will your image approach you। तो मतलब कि तुम यहाँ पर भाई खड़े हो, ये मान लो तुम हो, हाँ तुम ही हो, ये प्लेन मिरर है और ये जो है तुम्हारी ओर आ रहा है कितने से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक। तो अगर इमेज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि अब ये कैसा चल रहा है तुम्हारे पास, ये जो चल रहा है ये तुम्हारे लंबवत है, यानी कि तुम ऐसे तुम्हारे परपेंडिकुलर में जा रहा है। तो इसका मतलब अगर याद करो हमने बोला था जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इमेज का, कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, उसको हम क्या लिखते हैं 2 वेक्टर VM परपेंडिकुलर वाला हिस्सा माइनस वेक्टर VO परपेंडिकुलर वाला हिस्सा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0, चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पर है, तो जो VI हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 VM हो जाएगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू 10 कितना 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन सही है C। इसका मतलब जो प्रतिबिंब रहेगा वो तुम्हारी तरफ कितने मीटर पर सेकंड से आएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ आएगा। क्लियर हो गया, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब रहेगा वो हमारी तरफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से आगे बढ़ेगा, हमारी ही तरफ बढ़ेगा, यानी कि जो बस यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी हमारी तरफ आता हुआ लगेगा। और तुम देख भी सकते हो, सपोज कर लो कि तुम्हारे पास इमेज है, कोई जो पीछे से उसको खिसकाते हुए ला रहा है, तो देखोगे तुम्हारा जो इमेज है, जो मान लो तुम कुछ दूर खड़े थे तो तुम्हारा इमेज भी तुम्हारी ओर आते हुए दिखेगा, जितने से तुम्हारा मिरर आ रहा होगा उतने स्पीड से, मतलब उस यहाँ पर 2 टाइम्स है उतने उसके दुगने स्पीड से तुम्हारा क्या आ रहा होगा इमेज आ रहा। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, ठीक, जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कैसे, थोड़ा सा तो जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो ये हमारा एक वस्तु है, ठीक, ये थोड़ा सा दूर रख देते हैं, ये वस्तु है, मान लो जो वस्तु है इससे x दूरी पर है तो इसका इमेज भी कितनी दूरी पर रहेगा x ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा, यहाँ कहीं मान लो, ठीक, ये I है। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा मान लो हमने इसको कुछ दूरी खिसका दिया, जो दर्पण था हमारा ये हमने दर्पण को कुछ यहाँ पर खिसका दिया लाकर, यानी ये हमारा जो M मिरर है अब यहाँ आ गया, कितना दूरी खिसका दिया y दूरी खिसका दिया, बहुत ध्यान से समझना, कितनी दूरी खिसका दी हमने y दूरी खिसका दिया, ठीक। तो बताओ अब ये दूरी हो जाएगी दर्पण से कितनी हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक। अब जो यहाँ इमेज है वो भी तो सेम उतनी दूरी पर बनेगा अब दर्पण से ना भाई, कितनी दूरी पर x माइनस
वाई ही दूरी पर बनेगा, कुछ यहाँ बन जाएगा। तो अगर बताओ ये x माइनस हमारा y है, ठीक, ध्यान से समझना, ये हमारा पूरा x था, हमने इसको y दूरी खिसका दिया। अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये इतनी दूरी तो y हो गई, तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक। अगर y देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि x माइनस हमने y दूरी खिसका दिया। अब अगर ये जो देखो ये पूरी दूरी कितनी है y, ये x माइनस वाई पूरी है, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2y हो जाएगा, कितना x माइनस 2y। इसका मतलब जो इमेज है अगर ध्यान से देखो तो पहले वाले मिरर से कितना, मिरर y खिसका, लेकिन ये कितना और आगे आ जाएगा 2y, ठीक, यानी कि जो इमेज है वो 2y और इधर खिसक आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो दुगनी रफ्तार से हमारी ओर आने लगेगा, ठीक। तो यहां पर वही हमने जो बताया यहाँ पर ये, तो हम डायरेक्ट इसको फार्मूले से ही लगा लिए हैं कि हमने फार्मूला जैसे बताया था कि जो वी आई होता है हमारा वो 2vm परपेंडिकुलर वाले पोर्शन के लिए माइनस वेक्टर vo होता है। तो हम इस कंडीशन को यूज करके आसानी से यहाँ पर लगा लिए हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब कह रहे हैं लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, at what angle with horizontal must a plane mirror be placed in its path so that it becomes vertically upwards after reflection। कह रहे हैं, कह रहे हैं लाइट रे जो है एक प्लेन मिरर पर 30 डिग्री पर जो है इंसिडेंट हो रही है विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर 36 से 30 डिग्री पर आपतित है। समतल दर्पण को उसके पथ में 36 से किस कोण पर रखना चाहिए कि परावर्तन के बाद वह ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर हो जाए। मतलब हम उसको कितने कोण पर रखें कि परावर्तन के पश्चात ऊर्ध्वाधरता क्या हो जाए, ऊपर की ओर हो जाए, ठीक। ध्यान दो, विद हॉरिजॉन्टल मस्ट प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के पश्चात वो वर्टिकली क्या हो जाए, अपवर्ड हो जाए। मतलब कह रहे हैं कि मिरर को कैसे रखोगे, कितने डिग्री पर 36 से झुकाओगे। जैसे पहला मिरर हमारा ये था, ठीक। अगर हम बात करें जो हमारा पहला क्या था मिरर, कुछ इस तरह से था, कुछ ऐसे। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसको कुछ मूव करा दिया गया कुछ इस तरह से, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अब किरण आएगी, यहाँ से जो आएगी इंसिडेंट होगी, जो इंसिडेंट हो रही है वो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वर्टिकली अपवर्ड चली जाएगी कुछ इस तरह से। तो अगर वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगी तो क्वेश्चन में यही है कि वर्टिकली अगर वो अपवर्ड जा रही है, ठीक, यहाँ पर अगर हम वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहे हैं कि जस्ट ये एकदम सीधे के सीधे निकल जाए इस साइड में, ठीक, इधर से आई और ऐसे निकल जाए। वैसे जा कैसे रही थी, किसी एंगल पर, तो ये कितना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्टेड रे ही होगी, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे ही होगी। अब बताओ 36 से कितना कोण बना रही थी, ये 36 से जो है 30 डिग्री बना रही थी, मतलब कुछ ये डायरेक्शन दिया गया एक्यूट एंगल 30 डिग्री। बताओ ये 30 था तो ये कितना था 60, तो ये भी कितना था 60, सॉरी इस वाले केस में देखो, अरे ये 36 से 30 डिग्री थी तो ये 60 डिग्री थी, यानी कि आपतन कोण कितना 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना 60 डिग्री। तो आपतन कोण परावर्तन कोण 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अगर हम दर्पण को थीटा कोण घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो 2 थीटा कोण घूम जाएगी। तो अगर हम दर्पण को 30 डिग्री घुमा दें, कितना डिग्री 30 डिग्री घुमा दें, अगर हम दर्पण को 30 डिग्री घुमा दें तो जो परावर्तित किरण होगी कितने डिग्री घूम जाएगी 60 डिग्री घूम जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको 30 डिग्री घुमाया, परावर्तित किरण 60 डिग्री घूमी और 60 डिग्री घूमने के बाद देखो परावर्तित किरण एकदम लंबवत चली जाएगी, यानी कि जो हमारी परावर्तित किरण होगी एकदम सीधे हो जाएगी, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब हमें मिरर को कितने डिग्री घुमाना रहेगा, जस्ट जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, भाई रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री घूमी है, तो यानी कि हम जानते हैं कि अगर हम रिफ्लेक्टेड रे हमारी जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी डिग्री घूमी है 60 डिग्री घूमी है, तभी तो अपवर्ड होगा। ये रिफ्लेक्टेड 60 डिग्री घूमेगी तभी क्या हो जाएगा हमारा अपवर्ड हो जाएगा, यानी कि सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब मिरर कितना घूमेगा, जस्ट उसका आधा, यानी 60/2 30। जस्ट हमने पूछ लिया, मैंने क्या बोला कि मिरर अगर थीटा घूमता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूमती है। तो अगर परावर्तित किरण 2 थीटा घूमी है तो मिरर भी थीटा ही घूमेगा। तो परावर्तित किरण कितना घूमी है 60,
तो मिरर कितना हो जाएगा, जस्ट उसका आधा घुमा होगा, यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, अ प्लेन मिरर मस्ट बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कह रहे हैं कि एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो कितने एंगल हॉरिजॉन्टल से, 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो यानी कि हमें जो समतल दर्पण रहेगा 30 डिग्री हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रोटेट कर देना पड़ेगा, नहीं हॉरिजॉन्टल से वो इतना एंगल बनाएगा। ठीक, अब यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, मतलब एक प्रकाश की जो किरण है वो समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है। अब अगर वो 30 डिग्री पर आपतित हो रही है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अब दर्पण को 30 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है। किसको घुमा रहे हैं, दर्पण को, कितने डिग्री, 30 डिग्री। मतलब जैसे हमने अभी यहां पर बताया, ये हमारा दर्पण है, ठीक, ये हमारा दर्पण है। अब यहां पर जो किरण है आकर आपतित हो रही है, ये नॉर्मल है और ये ऐसे परावर्तित होगी, जितने कोण पर आई तो शुरू में 30 डिग्री पर आई हुई है। ठीक, अब कह रहे हैं अगर हम दर्पण को, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक, नाउ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दर्पण जो हमारा है वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होगा, ऐसे, यानी कि दर्पण को कुछ इस तरह से घुमा दिया गया। तो अगर हम दर्पण को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देते हैं, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, तो क्या हो जाएगा, मूव कराओ। तो हमने दर्पण को जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समथिंग 30 डिग्री पर इसको हमने क्या कर दिया, मूव करा दिया, कुछ इस तरह से हमने इसको मूव करा दिया। ठीक, मैं पूरा नहीं बना रहा दर्पण, ये कुछ इस तरह से ये मूव हो गई, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो कह रहे हैं अब दर्पण को 30 डिग्री में घुमाया जाता है, ध्यान देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहे हैं परावर्तित किरण का कोण और घूर्णन का मान क्या होगा। तो मैंने बोला था कि जिस दिशा में दर्पण को घुमाया जाता है सेम उसी दिशा में परावर्तित किरण भी क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाएगी, हमारी जो परावर्तित किरण रहेगी वो भी हमारी सेम उसी डायरेक्शन में घूमेगी, लेकिन कितने पर, अगर मिरर थीटा घुमा है तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी, 2 थीटा, यानी कि ये थीटा कितना है, 30 डिग्री, परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी, 2 × 30 मतलब 60 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कितना रहेगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सही, यही हमारा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, सॉरी सेम, हाँ सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 60 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं होगा, 30 डिग्री नहीं होगा, ये भी 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। क्यों, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन घुमा हुआ है, मिरर। तो जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करेगा सेम डायरेक्शन में भी हमारा कौन सा मूव कर जाएगा, परावर्तित किरण मूव कर जाएगी, लेकिन एंगल क्या रहेगा, थीटा से 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, यहां पर कह रहे हैं प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड 10 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक, एक प्लेन मिरर है जो कि इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पर, 10 डिग्री पर, कहां से, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो बनाओ, एक प्लेन मिरर बना लो, एक हम प्लेन मिरर बनाते हैं, और जो हमारा प्लेन मिरर है वो हॉरिजॉन्टल से, मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, प्लेन मिरर जो है हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है, ये जो है हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक, कह रहे हैं कॉलीमेटेड रेज ट्रेवलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एकदम डाउनवर्ड आ रही है, एक रेज आ रही है डाउनवर्ड, एकदम है, एकदम डाउनवर्ड आ रही है। ठीक, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंडिंग, हमें निकालना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मतलब हमें बताना है कि आपतन कोण क्या होगा, और हमें बताना है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना कोण बनाएगी, कहां से, हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से। तो हमें पूछा गया समतल दर्पण जो है क्षैतिज समानांतरित किरण से 10 डिग्री पर झुका हुआ है, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जाती, तो एक ऊर्ध्वाधर ऐसे किरण जा रही है और समतल दर्पण हमारा जो है 10 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है। तो कह रहे हैं आपतन कोण और परावर्तित किरण के बीच का क्षैतिज कोण क्या, मतलब क्या कोण होगा, और परावर्तित किरण और क्षैतिज के बीच का क्या कोण होगा। तो अगर यहाँ पर यह आएगी, अगर हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमारा नॉर्मल ये रह जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, और ये जितने डिग्री पर आई है हमें नहीं पता, मान लेते हैं थीटा डिग्री है, तो सेम उतने डिग्री पर यहाँ से क्या हो जाएगी, किरण वापस भी चली जाएगी, कितने डिग्री पर, थीटा ही डिग्री पर।
ठीक, अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये हमारा जो गिवन है, ये जो एंगल है, ये हमारा क्या है, 10 डिग्री है। ठीक, ये हमारा एंगल जो है 10 डिग्री है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर कितना जो हमारा मिरर है वो कितना एंगल बना रहा है, 10 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आपतन कोण कितना होगा, और क्या पूछा गया हमसे कि परावर्तन कोण कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो ये हमारा 10 डिग्री है। ठीक, थोड़ा सा मैं फिगर को बड़ा कर दूं ताकि क्लियर चीज़ें समझ में आए। दूसरे पेज में जाते हैं, थोड़ा फिगर बड़ा करके समझाएंगे तो एंगल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या एंगल है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास मिरर है, मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, और ये मिरर जो हमारा है वो कितने डिग्री पर है, वो कुछ इस तरह से है, 10 डिग्री पर। ठीक, ये कुछ इस तरह से 10 डिग्री पर। यहाँ से जो एंगल है वो हमारा 10 डिग्री है। अब इस पर जो है रे आ रही है, ऐसी हॉरिजॉन्टल रे ऐसे आई, ठीक, इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल रे आती है, एकदम वर्टिकली अपवर्ड पर। ठीक, हम यहाँ से क्या कर देंगे, अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दें, सेम यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर नॉर्मल जाएगा, यहाँ से इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ठीक, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ से हमारी जितने एंगल पर यह आया था किरण भी हमारा परावर्तित हो जाएगा सेम एंगल पर। इस तरह से हमारा किरण जो होगा वो यहाँ से सेम एंगल पर परावर्तित हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर देखो ये आया, इस तरह से यहाँ से परावर्तित हो गया। ये एंगल मान लो हमारा अल्फा है, ये भी हमारा एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक, अब अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की ओर देखें, इस वाले को, तो ऐसे से अगर हम पीछे की ओर कर दें थोड़ा सा हल्का सा, ये देखो 10 डिग्री है। ठीक, यहाँ से ये जो नॉर्मल है इस तरह से कुछ आएगा, ये ऐसे आएगा नॉर्मल। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा हमारा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है उसके जो सभी एंगल होते हैं, सम होता है एंगल का, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगर मुझे ये बताओ, यहाँ से ये हमारा जो एंगल है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जो गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और हॉरिजॉन्टल। ठीक, अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की, ये हमें निकालना है, दिस वाला, ये एंगल है हमारा, ये निकालना है हमको। ठीक, तो देखो ये जो है पूरा का पूरा हमारा जो है, ये हमारा 10 डिग्री है, ये वाला एंगल दिस, और ये हमने निकाल लिया हमारा 80 डिग्री है। अब हमें निकालना क्या है, तो थोड़ी सी हमें ज्योमेट्री लगानी है। ध्यान से देखो, ये जो एंगल होगा, ठीक, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। अब अगर बताओ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में थोड़ी सी ज्योमेट्री का यहाँ यूज है, बस यहाँ से ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट यार, बस अब फिगर में सही कर लूँ मैं। ठीक, ये हमारा 10 डिग्री है। अब थोड़ा सा ऐसे देखो, जैसे ये हमारे पास एक रे होती है और ये हमारे पास एक रे इसको कट कर रही है। थोड़ा सा समझना इसकी ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री है यहाँ पर और कुछ नहीं है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये हमारा, सिर्फ इसमें थोड़ी सी हमें ज्योमेट्री लगानी है और हमारा एंगल ईजिली आ जाएगा कि हमारा एंगल क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये जो रे है, कौन सी रे, परावर्तित किरण, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। थोड़ा सा हमने पीछे किया तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रही ये एंगल ये कितना बनाएगी, यही एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, ये जो एंगल है हमसे यही पूछा जा रहा है, ये कितना एंगल बनाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा इस वाले को ऐसे करें कुछ इस तरह से, ये, अब बताओ मुझे, ये तो 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल। देखो जैसे दो अगर एक आपस में कट करती हैं, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होता है, अल्फा ही होता है। ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर हमारे पास ये शीर्षाभिमुख कोण है तो हम इस तरह से यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो अगर बताओ ये मुझे एंगल निकालना है कि ये एंगल हमारा कितना रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखो,
हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शंस देखो तो सबके सब एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से छोटे हैं। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल हम निकालेंगे तो ये ना होकर हमारा जो एंगल रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल निकालना है। ठीक, तो बताओ मुझे ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, और हमें यहाँ पर इस एंगल को फाइंड आउट करना है कि ये कितना हो जाएगा। तो देखो हमने कहा कि यहाँ पर दो हैं, एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाला हिस्सा थोड़ा सा पहले पीछे कर लो। ठीक, ये हमारा 90, तो हमने ये बोल दिया 80 डिग्री हो गया। अब इसको थोड़ा सा इस तरह कर लोगे। ठीक, ये कितना है हमारा 80 है, ये कितना डिग्री आया 80 डिग्री। तो बताओ ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, दिस वन। ये भाई पूरा एंगल कितना होता है हमारा 180, ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये 100 हो गया तो हमारा देखो ये भी 90 है। ठीक, तो सेम अगर हम इस पर निकालते तो ये हमारा जो एंगल हो जाएगा दिस, भाई पूरा ये 80 हुआ, यहाँ से ये 90 डिग्री था, ये भी 90 था। अगर हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री है हमारा, ये भी 90 डिग्री है, और ये 80 है। तो अगर हम यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बना, यहाँ से 10 डिग्री, यहाँ से हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा 80 डिग्री। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कुछ जो हमारा ये है, ये हमारा जो एंगल है यहाँ से इस वाले हिस्से से ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये भी दिया गया है 90 डिग्री। ठीक, अब ये हिस्सा ये जो निकालना इस तरह से, तो यहाँ बहिष्ठ कोण अगर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा 10 डिग्री। ये अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, ये अल्फा हमारा हो जाएगा 10 डिग्री, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो अल्फा हमारा कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। तो अगर हमें अल्फा पता चल गया कि अल्फा हमारा 10 डिग्री आया, तो अब हम अगला एंगल अगर निकालते हैं। ठीक, अल्फा कितना आ गया 10 डिग्री। तो बताओ अगर ये 10 डिग्री हो गया तो यहाँ से हमें यही एंगल निकालना है। ठीक, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर हमारा एक 10 डिग्री आ जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का। अगर हम रिफ्लेक्टेड रे का यहाँ से एंगल निकालते तो दिस वन 10, तो यहाँ से दिस, अगर ये हमारा 10 है, ये 90, ये 80, ये भी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री आ गया। अब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वही हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो ये जो पूरा एंगल दिख रहा है 10, ये भी कितना 10 डिग्री, ये पूरा का पूरा हमारा एंगल जो हो जाएगा वो 20 हो गया। ठीक, ये 20 इस तरह से एंगल हुआ है। तो अगर हम इस साइड का एंगल निकालते हैं इस वाले का, ठीक, तो पूरा यहाँ से हमारा ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा अगर हम इसको निकालते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस 20, कितना आ गया 70 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सॉरी बैक साइड। तो अगर हम आते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिस वन 10 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा है 10 डिग्री, और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारा क्या है 70 डिग्री। ठीक, आगे आते हैं 18 नंबर। तो अगर 18 नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 40 डिग्री, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 डिग्री फ्रॉम वन मिरर। ठीक, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड एंड हाउ मेनी आर सीन। तो यहाँ से अब ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करना, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लो और यहाँ पर तुम्हें बताना है। ठीक, देखो मैंने बोला था कितने दिखाई देंगे तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं वो निकालना। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 डिग्री, यानी कि मैं फिगर बना दे रहा हूं, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो 40 डिग्री पर है, और अगर इसका अर्धक करेंगे तो 20 डिग्री आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है 10 डिग्री पर। कितने डिग्री पर रखा है, यहाँ से 10 डिग्री पर। तो क्या अर्धक पर है, नहीं है, अर्धक पर भी नहीं रखा और ऐसे भी नहीं रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर लिए इतना ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को लगाना, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो नेक्स्ट कल करते हैं।